दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने एटम्स, आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो के बारे में जान लिया था। गाइज, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिए। लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि वीनस पर ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो सैकड़ों गुना ज्यादा है, लेकिन कैसे ये इतनी ज्यादा हो गई, आइए जानते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर हर जगह पर ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो एक समान है, तो जब ये ग्रह बना होगा तब यहाँ पर भी ये रेशो आइडेंटिकल ही रही होगी। अब मान लेते हैं कि किसी तरह से हाइड्रोजन और इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम वीनस के एटमॉस्फेयर से एस्केप होने लग जाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ड्यूटेरियम नॉर्मल हाइड्रोजन से भारी होता है, इसलिए हाइड्रोजन हल्के होने की वजह से वीनस के एटमॉस्फेयर से आसानी से एस्केप हो जाती है, जबकि ड्यूटेरियम के लिए ऐसा करना थोड़ा कठिन होगा। अगर ऐसे ही हाइड्रोजन वीनस के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती रही तो जाहिर है वीनस पर ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। वीनस का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए वीनस की एस्केप वेलोसिटी 10.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एस्केप वेलोसिटी यानी कि वो रफ्तार जिस रफ्तार से अगर कोई ऑब्जेक्ट वीनस से बाहर की ओर जाएगी तो वो कभी वीनस पर उसकी ग्रेविटी के कारण वापस नहीं आएगी, और ये वैल्यू वीनस पर 10.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर आप किसी बॉल को वीनस की सतह पर खड़े होकर ऊपर की ओर 10.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं तो वो बॉल स्पेस में चली जाएगी और वीनस पर कभी भी वापस नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की वेलोसिटीज के बारे में, जिन्हें की थर्मल वेलोसिटी भी कहा जाता है। वीनस पर हाइड्रोजन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड और ड्यूटेरियम की है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। बेशक आपको यहाँ लग रहा होगा कि इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी वीनस की एस्केप वेलोसिटी से कम है, ये एटम्स तो इसकी ग्रेविटी से बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि अगर किसी भी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी वहाँ पर मौजूद गैस की थर्मल वेलोसिटी के 6 गुना से कम है, तो वहाँ मौजूद गैस धीरे धीरे उसके एटमॉस्फेयर से लीक होती जाएगी। ऐसा क्यों होगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारी एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड ये वीडियो जरूर देख लें। खैर, अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को होल्ड करके रखने के लिए वीनस की एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए थी थर्मल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 6, यानी कि 5 × 6 = 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पर वीनस की एस्केप वेलोसिटी तो सिर्फ 10.4 किलोमीटर प्रति सेकंड ही है, तो यहाँ से ये तो तय है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम इसके एटमॉस्फेयर से एस्केप हो सकते हैं। इसके अलावा इन गैसेस के एस्केप होने में एक बड़ा रोल रहा वीनस के कमजोर मैग्नेटिक फील्ड का। इवन आप ये कह सकते हैं कि वीनस के पास मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। वीनस का मास पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा कम है और इसी वजह से वीनस अपनी कोर में इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता कि ये जियोडायनेमो बनकर खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाए। मैग्नेटिक फील्ड का ना होना मतलब सूर्य से आ रही सोलर विंड से पूरी तरह से एक्सपोज हो जाना, और इसी सोलर विंड ने वीनस का अपर एटमॉस्फेयर आसानी से उड़ा दिया होगा। जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा कि ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो नॉर्मली 1:10,000 रहती है, यानी कि 10,000 हाइड्रोजन एटम्स पर एक ड्यूटेरियम एटम मिलता है नेचर में। लेकिन हमें जो वीनस पर मिला वो था 1:100, यानी कि 100 हाइड्रोजन एटम्स पर एक ड्यूटेरियम एटम। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितनी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम इसके एटमॉस्फेयर से एस्केप हो गई? बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन से हमें ये पता चल जाता है कि वीनस ने 90% ड्यूटेरियम और 99.9% हाइड्रोजन लूज कर दी, और इसी वजह से हमें ये रेशो 100 गुना से भी ज्यादा मिली। मान लीजिए कि अगर शुरुआत में हाइड्रोजन गैस वीनस के एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा मात्रा में रही होगी, तो आज वीनस उसका 99.9% मास खो चुका है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो हाइड्रोजन जो वीनस ने लूज की वो आखिर आई कहां से होगी? शायद आपका दिमाग अब चकरा जाएगा, क्योंकि वीनस जैसे पथरीले ग्रह पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एटम्स इसके एटमॉस्फेयर में तो बिल्कुल भी नहीं होते, और न ही चट्टानों में इतनी हाइड्रोजन पाई जाती है। तो वो हाइड्रोजन उस समय वीनस पर आई थी उस पर मौजूद पानी से। पानी यानी कि H2O
हालांकि मीथेन और अमोनिया से भी हाइड्रोजन डेराइव हो सकती है, लेकिन वीनस पर ये इतनी भारी मात्रा में मौजूद नहीं है। साफ जाहिर है कि वीनस पर हाइड्रोजन का मेन सोर्स वीनस के समुद्रों में मौजूद पानी ही था। तो यहाँ तक पूरे साइंटिफिक वे में ये प्रूव हो चुका है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन लूज हुई थी, और एक समय ऐसा भी था जब वीनस पर पानी मौजूद हुआ करता था। अब जब ये प्रूव हो ही चुका है कि वीनस पर शुरुआत में पानी था, तो चलिए ये मानकर चलते हैं कि वीनस पर पानी के समुद्र मौजूद थे। उसका एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी की तरह ही था, लेकिन लाइफ मौजूद नहीं थी। अब समझिए, अगर लाइफ वहां पर नहीं थी तो मतलब ऑक्सीजन भी वहां पर नहीं रही होगी। हम यहाँ पर उस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं और हम इंसान उसे इनटेक करते हैं। बिना ऑक्सीजन के ओजोन लेयर भी नहीं बन सकती, इसलिए नो ओजोन लेयर। अब बिना ओजोन लेयर के वीनस वाटर पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड था सूर्य के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। सोलर यूवी रेडिएशन ने वीनस पर मौजूद पानी को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में तोड़ दिया। हल्के होने की वजह से हाइड्रोजन एटम्स इसके एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में चले गए और वहां से एस्केप हो गए। याद रहे कि हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम भी इसी में शामिल है। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन आयंस भारी होने की वजह से नीचे ही रह गए और नीचे मौजूद सरफेस रॉक्स को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दिया। ड्यूटेरियम भारी होने की वजह से हाइड्रोजन के मुकाबले वीनस के एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे एस्केप हो रहा था, और इस प्रोसेस का इकलौता और आखिरी क्लू हमारे पास बचा है, और वो है अंत में हाइड्रोजन के एस्केप होने से ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो का इतना बढ़ जाना। सिर्फ इसी एक क्लू से हमने वीनस प्लेनेट की पूरी हिस्ट्री का अनुमान लगाया है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये पूरा घटनाक्रम धीरे धीरे हुआ। लगभग करोड़ों साल लग गए वीनस को इस तरह का नर्क बनने में। जब वीनस बना था तब ये लगभग पृथ्वी के ही आकार का था, वही सेम कॉम्पोजिशन, बस इसका मास पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा कम था और ये सूर्य के थोड़ा करीब था। इसकी शुरुआत भी बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह हुई थी। इस पर भी मौजूद थे बड़े बड़े समुद्र, और इन समुद्रों में मौजूद थी डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमारे समुद्रों में है। वहीं नीचे समुद्रों में कार्बोनेट रॉक्स का निर्माण हो रहा था। इसके इंटीरियर में मौजूद कोर भी इतनी हीट पैदा कर रही थी जिससे वीनस पर टेक्टोनिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज लगातार हो रही थीं। वीनस पर भी पृथ्वी की ही तरह वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल मौजूद था। लेकिन फिर कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई इसके साइज में। वीनस को लगभग पृथ्वी के बराबर तो मान लिया जाता है, लेकिन ये पृथ्वी के जितना नहीं है। ये पृथ्वी के मास का सिर्फ 81.5% ही है। मास कम होने की वजह से इसकी कोर में मौजूद हीट सोर्स कम रेडियोएक्टिव था, और इसी वजह से तकरीबन 700 मिलियन साल पहले वीनस के इंटीरियर में हीट की इतनी कमी हो गई कि वो अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया। वीनस में दूसरी कमी ये थी कि वो सूर्य के ज्यादा नजदीक था, और पृथ्वी के मुकाबले वीनस लगभग 2 गुना ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है। नतीजा ये कि वीनस शुरुआती दिनों में भी पृथ्वी से ज्यादा गर्म रहा होगा, और इस गर्मी के प्रभाव जो इसके एटमॉस्फेयर पर पड़े होंगे वो कुछ इस तरह रहे होंगे। ज्यादा सनलाइट होने की वजह से वीनस की सरफेस ज्यादा गर्म रहने लगी। इस पर बने समुद्रों ने भी ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब की होगी, और इवेपोरेशन की वजह से ज्यादा बादल बने होंगे। ज्यादा बादल बनने की वजह से ज्यादा सनलाइट स्पेस में रिफ्लेक्ट हुई होगी, क्योंकि बादल अक्सर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि वीनस का एल्बिडो हाई होता गया होगा। एल्बिडो यानी कि वीनस कितनी परसेंटेज ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बादलों के ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करने की वजह से जो एब्जॉर्ब्ड सनलाइट की मात्रा थी वो काफी कम रह गई होगी, जिससे वीनस पर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं कि ऐसा भी समय रहा होगा जब वीनस का तापमान नीचे गिरा था। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा कोई टेम्परेचर ड्रॉप वहां पर आया होगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, इतना तो श्योर है कि जरा सा टेम्परेचर बढ़ने से वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच चुका था। इसी वजह से वीनस की रॉक्स भी हार्ड होती जा रही थीं, क्योंकि पानी टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए एक लुब्रिकेंट का काम करता है। जैसे भी था, धीरे धीरे इसकी रॉक्स में से कम होता पानी इसकी टेक्टोनिक एक्टिविटी को धीमा कर रहा था। ज्यादा पानी इवेपोरेट होने की वजह से
इसके समुद्रों में डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी अब एटमॉस्फेयर में जाने लगी थी। वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करने लगे। अब जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से तापमान बढ़ता गया और ज्यादा पानी इवेपोरेट होकर और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में जाने लगी। ये एक तरह से चेन रिएक्शन बन चुकी थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। ये प्रोसेस आगे भी ऐसे ही चलती गई। वाटर मॉलिक्यूल्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाइड्रोजन और इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम इसके एटमॉस्फेयर से एस्केप होते गए। पीछे बचे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आयंस वो भारी होने की वजह से वीनस प्लेनेट से एस्केप न हो सके और इस तरह से वीनस पर मौजूद पानी धीरे धीरे गायब होता गया। इसकी टेक्टोनिक एक्टिविटी लगभग खत्म हो गई और इसके समुद्रों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड नाम का वो शैतान धीरे धीरे आजाद होता गया। और आज के हालात तो आप जानते ही हैं। पूरे प्लेनेट पर इसी कार्बन डाइऑक्साइड नाम के शैतान का कब्जा है और इसी ने पूरे शुक्र ग्रह को नर्क से भी बदतर बना रखा है। दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा कि वीनस पर पानी कब और क्यों मौजूद था और वो आखिर कैसे गायब होता गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सारा खेल सूर्य की रोशनी की वजह से शुरू हुआ था। वीनस अभी भी ईवल नहीं था, बस थोड़ा सा अनलकी था। ये जानेंगे सब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।